हेलो एवरीवन, दिस इज चैप्टर 10 क्लास 6 एनसीईआरटी। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं वो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पेन और पेपर लेकर बैठें, क्योंकि चैप्टर में जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम आपको बताते हुए चलेंगे। अब हम चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर का नेम है लिविंग क्रिएचर एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस चैप्टर में जितने भी लिविंग नॉन लिविंग जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं वो हम आपको बताएंगे। चैप्टर में सब डिस्कस करते हुए चलेंगे। चैप्टर की बात है करते हैं। अवधि एंड आयुष गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद देयर पेरेंट्स। अवधि नोटिस सम सेल्स एंड ट्राइज टू पिक दैम। अब अवधि और आयुष अपने पेरेंट्स के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और अवधि नोटिस करती है कुछ सेल्स पड़े हुए हैं और उन्हें उठाने की कोशिश करती है। हर मदर एडवाइज हर नॉट टू डू सो and explain that the shells could be home of a living snail and this is actually the part of its body। अब उनकी मम्मी उन्हें मना करती हैं कि ऐसा ना करें, ये उठाएं नहीं इसको, क्योंकि जो शेल्स होते हैं वो स्नेल लिविंग स्नेल्स का घर होते हैं। एक्चुअली वो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं। अवधि एंड आयुष वंडर हाउ द शेल्स दैट इज नॉट इवन मूविंग कुड हैव अ लिविंग बीइंग इनसाइड। अब अवधि और आयुष ये सोचकर बहुत अचंभित हो जाते हैं कि जो ये शेल्स हैं जो नहीं मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग हैं, ये इसके अंदर कोई लिविंग बींग्स भी है। लेटर दैट डे इन स्कूल अवधि एंड आयुष शेयर दिस इंसिडेंट विद देयर फ्रेंड्स। और बाद में अवधि और आयुष स्कूल में ये अपना जो एक्सपीरियंस है वो अपने क्लास के बच्चों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं बरसात में कभी जो हार्ड कोट सा पड़ा हुआ होता है, जो शेल्स जैसा लगता है, उसके अंदर एक लिविंग स्नेल होता है। ठीक है। दे अप्रोच द टीचर टू अंडरस्टैंड हाउ अ शेल विच इज नॉट इवन मूविंग कुड बी अ बॉडी पार्ट ऑफ अ लिविंग स्नेल। अब वो टीचर से अप्रोच करते हैं कि कैसे एक जो शेल है जो नॉन लिविंग है, जो हार्ड है, और वो एक स्नेल का घर है, ये एक लिविंग स्नेल का बॉडी पार्ट है, आप उसे हमें समझाइए। द टीचर इनिशिएट अ डिस्कशन इन द क्लास ऑन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब टीचर जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिस्कशन बच्चों को बताती है। अब इसके लिए एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी करेंगे। वी आर सराउंडेड बाय numerous things. Just look around in your classroom and you may find many examples. The pencil that you are holding, the book that you are reading, the pigeon near the window। अब बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास हैं, जैसे कि आपकी क्लास में भी हैं बहुत सारी चीज़ें। जो पेंसिल आपने पकड़ी हुई है, जो बुक आप पढ़ रहे हैं, या पिजन जो आपकी विंडो पर है। लिस्ट दैम इन टेबल 10.1। आइडेंटिफाई ईच ऑफ दैम एज लिविंग और नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग इन कॉलम सेकेंड। अब इनको लिस्ट करना है, आइडेंटिफाई पहचानना है कैसे ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ये कॉलम सेकंड में आपको सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से इनको कॉलम सेकंड में लिखना है। और राइट अ रीजन फॉर ग्रुपिंग दैम ऑन एज लिविंग और नॉन लिविंग इन कॉलम 3। और इसका रीज़न भी लिखना है कॉलम 3 में कि कैसे ये लिविंग है और कैसे नॉन लिविंग है। ये टेबल है 10.1 लिविंग और नॉन लिविंग की जो आपके आसपास है। इसमें सबसे पहले लिखना है नेम, उसमें गैस कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है, रीज़न और करेक्ट आंसर, और फिर रीज़न अपने आंसर का जो आपने करेक्ट आंसर दिया है। सबसे पहले लेंगे पेंसिल। पेंसिल नॉन लिविंग है। क्यों है पेंसिल नॉन लिविंग? क्योंकि ये ग्रो नहीं करती है, बढ़ती नहीं है। करेक्ट आंसर ये है कि ये नॉन लिविंग है। और ये जो रीज़न है, पर्टिकुलर रीज़न यही है कि ये लिविंग क्रिएचर का कोई भी कैरेक्टर्स फॉलो नहीं करती है, फीचर्स फॉलो नहीं करती है। फिर आया बुक की बारी। बुक सेकंड नंबर पर है। ये भी नॉन लिविंग है। ये नॉन लिविंग क्यों है? क्योंकि ये भी ग्रो नहीं करती, ना रेस्पिरेशन करती है। और जो करेक्ट आंसर है वो भी यही है कि ये नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग क्यों है? सेम पेंसिल की तरह इसमें भी लिखेंगे, क्योंकि ये लिविंग बींग्स का कोई भी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं करते हैं। थर्ड नंबर पर है पिजन। पिजन लिविंग है। लिविंग क्यों है? क्योंकि ये ग्रो भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, और ये रिप्रोड्यूस भी करता है। और करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ये है लिविंग। ठीक।
ये है लिविंग है, और रीज़न क्या है, क्योंकि ये सभी लिविंग क्रिएचर्स का सारे कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है कार। कार जो है, कार लिविंग है नॉन लिविंग? नॉन लिविंग है, बिकॉज दिस इज नॉट फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कैन नॉट बी ग्रो, ये ग्रो नहीं करेगी। ये मूव करेगी विद द हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन, ये किसी और पर्सन की हेल्प के द्वारा ही मूव करेगी। और ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है, रीज़न सेम है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं कर रही है लिविंग बींग्स के। प्लांट है, प्लांट मूव नहीं करता है लेकिन ये ग्रो करता है, सो ये लिविंग है। लिविंग है, रीज़न ये है क्योंकि ये ग्रो कर रहा है, ये बीज से प्रॉपर ट्री में कन्वर्ट होता है, तो ये ग्रो कर रहा है। और करेक्ट आंसर यही है कि ये लिविंग है, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। अनदर एग्जांपल आप अपने आसपास का कुछ भी ले सकते हैं। टेबल ले सकते हैं जो कि नॉन लिविंग है, और एनिमल ले सकते हैं जो लिविंग है। रीज़न ये दे सकते हैं, टेबल का देंगे तो टेबल का ये दे देंगे कि ये कोई भी ना ग्रो कर रहा है, ना ये मूव कर रहा है। और करेक्ट आंसर ये है कि नॉन लिविंग रहेगा, और रीज़न ये है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी ग्रुप फॉलो नहीं कर रहा है। एनिमल को लेंगे तो एनिमल का ये कह देंगे कि ये लिविंग है। लिविंग है क्यों? क्योंकि ये ग्रो कर रहा है, ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये मूव कर रहा है। और करेक्ट आंसर है ये लिविंग दे देंगे। और लिविंग के बाद ये क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सभी कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। व्हाट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग? अब क्या सेट है जो लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे से अलग है? लुक एट द टेबल। 10.1 व्हाई डू यू थिंक द पेंसिल इज अ नॉन लिविंग बट अ पिजन इज अ लिविंग? अब आप ये क्यों समझते हैं कि पेंसिल एक लिविंग है और पिजन नॉन लिविंग है? व्हाट डू यू थिंक आर द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बींग्स एंड अ नॉन लिविंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू? क्या डिफरेंस है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग के बीच में तुम्हारे हिसाब से? यही है कि पेंसिल जो है वो ग्रो नहीं करती और पिजन ग्रो करता है। व्हाट सिमिलरिटीज डू द आइडेंटिफाइड लिविंग बींग्स शेयर विद ईच अदर? अब क्या सिमिलरिटीज एक दूसरे के साथ में वो फॉलो करते हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं? यू में आइडेंटिफाई द मूवमेंट। अब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मूव करता है, कि ये सिमिलरिटीज है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो क्या कार मूव नहीं करती है? यू हैव ऑल्सो सीन अ कार मूविंग ऑन अ रोड। डज इट मीन्स दैट अ कार इज अ लिविंग? अब कार भी तो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो यानी ये कार जो है वो लिविंग बीइंग है। लेकिन कार का ये मूवमेंट जो होता है वो किसी पर्सन के द्वारा होता है, वो अपने आप कार मूव नहीं करती है। यू कैन लिस्ट द टास्क दैट यू कैन डू बट अ कार कैन नॉट। अब वो लिस्ट बनाओ जो कि आप कर सकते हो लेकिन कार नहीं। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बींग्स। आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लिविंग बींग का। वेन एवर द यू अटेम्प्ट अ ग्रुप थिंग्स अराउंड यू लिविंग और नॉन लिविंग, जब आप किसी लिविंग और नॉन लिविंग के ग्रुप में हैं तो आप अपने आप को कंपेयर करेंगे किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग से। विच कैरेक्टरिस्टिक हेल्प यू इन अ डिफ्रेंशिएटिंग विद योर सेल्फ फ्रॉम अ कार? अब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आपको अलग करता है कार से, कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं, कार नहीं मूव कर सकती। फॉर इंस्टेंस अ कार डज नॉट ग्रो, कार जो है वो ग्रो नहीं कर सकती। इट मीन्स इट इज नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग है। नाउ विच कैरेक्टरिस्टिक हैव यू यूज टू क्लासीफाई अ कार नॉन लिविंग? अब कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं आप वो क्लासीफाई करेंगे कार एक नॉन लिविंग है? कंटिन्यू योर डिस्कशन इन अ सिमिलर वे टू आइडेंटिफाई द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। अब उसी के लिए आप कंटिन्यू करेंगे नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक आप आइडेंटिफाई करने के लिए कि लिविंग बीइंग है या नहीं है। क्लासीफाई अ कार एज नॉन लिविंग, कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जिससे कि ये पता चले कार एक नॉन लिविंग है? कंटिन्यू योर डिस्कशन विद द सिमिलर वे टू आइडेंटिफाई द असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। अब अपना डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करना है जिससे कि ये हमें असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक पता चले, ज़रूरत की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लिविंग बीइंग्स की हैं वो हम पहचान सकें। व्हाट आर some common characteristic that make living beings very different from non living things? क्या common characters हैं जो कि living beings को non living things से अलग करती हैं? Let's learn about, इनके बारे में हम देखेंगे। कुछ common characteristic हैं जैसे कि movement है,
कैन वी कंसिडर द मूवमेंट एज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक टू द डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग। अब एक कॉमन कैरेक्टर है कि हम कोई लिविंग जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो मूवमेंट करता है और नॉन लिविंग मूवमेंट नहीं करता है। लिस्ट 5 थिंग्स अराउंड यू दैट कैन मूव ऑन देयर ओन। डू यू थिंक दैट ऑल द 5 थिंग्स दैट यू हैव लिस्टेड कैन बी एज कंसिडर एज लिविंग जस्ट बिकॉज दे कैन मूव ऑन देयर ओन। अब आप 5 चीज़ें अपने आसपास की देखो, उन्हें लिस्ट बनाओ और ये देखो कि वो चीज़ें 5 वो चीज़ें होनी चाहिए जो अपने आप ही मूव करती हैं। क्या आप ये समझते हैं कि पाँचों चीज़ें इसलिए लिविंग हैं क्योंकि ये अपने आप मूव करती हैं? हाउएवर अनलाइक एनिमल और प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ऐसे एनिमल या प्लांट हों जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करते हों, डू यू कंसिडर देम एज अ लिविंग? क्या आप उन्हें कंसिडर करेंगे लिविंग की तरह? इवन दो प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। अब जैसे दूसरी तरफ प्लांट है, प्लांट वो मूव नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो दे डू शो सर्टेन टाइप ऑफ मूवमेंट, वो कुछ अलग टाइप के मूवमेंट दिखाते हैं। ओपनिंग अ फ्लावर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन द प्लांट। अब उनके फ्लावर का खुलना ये एक एग्जाम्पल है इन प्लांट के मूवमेंट का। अनादर एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन द प्लांट इज अ सीन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। दूसरा एग्जाम्पल जो है फ्लावर का वो ये है कि वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, वो इंसेक्ट को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर डिपेंड ऑन द इंसेक्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट पर डिपेंड होते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट? ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं, तो उसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए इंसेक्ट को पर डिपेंड होते हैं या इंसेक्ट को खाते हैं, फीड करते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है डोसेरा। डोसेरा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। डोसेरा जो है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट का ही एग्जाम्पल है। डोसेरा इज अ फीचर विद saucer shaped leaves having many hair like projection of unequal length विद स्टिकी एंड्स। डोसेरा के अंदर एक सोसर शेप लीव्स होती हैं, सोसर की तरह की लीव्स हैं जो कि इस डायग्राम में भी दिखाई गई हैं, जो कि ये डायग्राम है यहाँ पर। इसमें ये सोसर की तरह की ये लीव्स हैं इसके अंदर, और इसमें स्टिकी जो है ये जो स्टिकी टाइप की ये इसमें जो स्टिकी एंड है इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये सब दिखाया हुआ है। और जो भी इंसेक्ट होता है वो इस सोसर पर आता है और हेयर लाइक प्रोजेक्शन में चिपक जाता है। ट्राई टू ऑब्जर्व द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट इन अदर इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब कुछ ऐसे दूसरे भी इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को फीड करते हैं, खाते हैं। उसमें है एक पिचर प्लांट का एग्जाम्पल, जो पिचर की शेप का होता है, उसके ऊपर लिड लगा हुआ होता है। वो अपनी आवाज़ से इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है और फिर उसके बाद इंसेक्ट उसके माउथ पर आकर बैठता है और वो उसको फीड कर लेता है। आगे है एग्जाम्पल, आगे climber also wind themselves around any object placed close to them। अब क्लाइंबर भी ऐसे ही हैं, एग्जाम्पल हैं जो कि अपने आप किसी चीज़ से सपोर्ट में बढ़ते हैं। दैट मीन्स even though plants do not move from one place to another they do show some movement। अब इसका मतलब ये है क्लाइंबर जो प्लांट होते हैं वो अपने आप तो नहीं बढ़ते हैं, लेकिन वो कुछ मूवमेंट तो दिखाते हैं, वो किसी की हेल्प से वो बढ़ जाते हैं। अब कंपेयर योर सेल्फ विद द पिक्चर ऑफ योर चाइल्डहुड। अपनी बचपन की पिक्चर देखो और उसमें अपने आप को कंपेयर करो। कैन यू वेयर द ड्रेस दैट यू यूज टू वियर योर 4 ईयर एगो। क्या आप वो ड्रेस दोबारा पहन सकते हैं जो आपने 4 साल पहले पहनी है? नहीं पहन सकते। नो, बिकॉज यू हैव बिकम लार्जर इन साइज। क्योंकि अब आप साइज में बढ़ गए हैं, इसीलिए आप उसको नहीं पहन सकते। दिस इज ड्यू टू ग्रोथ इन योर बॉडी। ये इस वजह से है क्योंकि आपकी बॉडी की ग्रोथ हो चुकी है। प्लांट एंड अदर एनिमल बीइंग ऑल्सो ग्रो। प्लांट और दूसरे एनिमल भी ग्रो करते हैं। कैन वी कंसिडर ग्रोथ एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। अब हम ये बता सकते हैं कि ग्रोथ भी लिविंग बींग्स का एक कैरेक्टर्स है।
लिविंग बींग्स नीड फूड न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब लिविंग बींग्स को फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए। लिस्ट 5 लिविंग बींग्स दैट रिक्वायर फूड टू ग्रो। अब 5 लिविंग बींग्स के ऐसे एग्जाम्पल बताओ, ऐसे नाम लिखो जिन्हें फूड चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। आप उसमें आप भी हैं क्योंकि आपको भी खाना चाहिए ग्रोथ करने के लिए। नाउ थिंक ऑफ अ प्रोसेस विदाउट विच वी कैन नॉट लिव। अब वो प्रोसेस बताओ जिसके बिना हम नहीं रह सकते, हम खाने के बिना नहीं रह सकते। और काउंट द नंबर ऑफ द ब्रीथ यू टेक पर मिनट आफ्टर अ नॉर्मल वॉक, आफ्टर अ रन, आफ्टर अ फ्यू डांस स्टेप। हम खाने के बिना नहीं रह सकते, हम सांस लेने के बिना नहीं रह सकते। इसी तरह से आप अपनी ब्रीथ को काउंट करो हर मिनट में, चाहे वो नॉर्मल वॉक हो, दौड़ने के बाद हो या कुछ डांस स्टेप करने के बाद हो। रिकॉर्ड द डाटा एंड ऑब्जर्व। अब इस डाटा को रिकॉर्ड करो, ऑब्जर्व करो। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ब्रीथ आफ्टर ईच सिचुएशन। हर एक सिचुएशन के बाद आपकी सांस में कोई अंतर आया। डू यू नोटिस द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन अदर एनिमल लाइक डॉग, कैट एंड काउ एंड बफेलो। क्या आपने कभी ब्रीथिंग प्रोसेस कोई एनिमल्स का, जैसे डॉग है, कैट है, काउ है, बफेलो, इनका देखा है? नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। अब उनके पेट को देखो, क्या होता है, क्या मूवमेंट होता है उसके अंदर जब वो रेस्ट करते हैं, जब वो बैठे हुए होते हैं या रेस्ट पोजीशन में होते हैं, तब उनके एब्डोमेन में क्या प्रोसेस होता है। In the process of breathing, when we inhale, the air move from the outside inside of our body। एक ब्रीथिंग प्रोसेस है जिसमें कि हम एयर को लेते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और बाहर की तरफ उसे हम छोड़ते हैं। When we breathe out, the air move from inside our body and outside। breathing is a part of process called the respiration। जब हम ब्रीथ को, सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो एयर बाहर की तरफ आती है, वो अंदर की बॉडी से होकर बाहर की तरफ आती है। और ब्रीथिंग जो है वो पार्ट है, ये इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अब आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज द रेस्पिरेशन, तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। वी ब्रीथ द एयर इनसाइड द बॉडी एंड टेक आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। डू द प्लांट ऑल्सो रेस्पायर। क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं? देयर आर टीनी पोर कॉल्ड द स्टोमेटा ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। जो टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद छेद जैसी स्ट्रक्चर होती है जो लीव्स के ऊपर होती है, और इसे स्टोमेटा कहते हैं। तो क्वेश्चन होता है व्हाट आर द स्टोमेटा। द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड द स्टोमेटा। ठीक, तो दीज पोर्स हेल्प द प्लांट इन टेकिंग एयर इन एंड आउट। ये जो पोर्स होते हैं ये प्लांट को हेल्प करते हैं एयर को अंदर बाहर करने में। इंटरेक्ट विद सीनियर क्लासेस स्टूडेंट इन योर क्लास एंड रिक्वायर इफ दे कैन डेमोस्ट्रेट द स्टोमेटा यूजिंग इन माइक्रोस्कोप इन योर क्लास। अब आप अपने सीनियर से भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो लीव्स के ऊपर स्टोमेटा आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाएं। नहीं तो आप भी खुद भी टीचर्स दिखा सकते हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल लिविंग बींग्स रेस्पायर। हर एक लिविंग बींग्स जो है वो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। हैव यू नोटिस्ड वाइट पैचेस फॉर्म्ड ऑन द शर्ट अराउंड द आर्म पिट ड्यूरिंग द समर। आपने नोटिस किया होगा व्हाइट कलर के पैचेस गर्मियों में आपकी शर्ट पर बन जाते हैं या आर्म पिट में बन जाते हैं। दीज पैचेस आर फॉर्म ड्यू टू द स्वेट। ये पैचेस बनते हैं पसीने की वजह से। द स्वेट कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट रिमूव्ड बाय द बॉडी एज वेस्ट प्रोडक्ट। जो ये स्वेट होता है, ये पसीना होता है, ये पानी और नमक का मिक्सचर होता है जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। रिमूवल द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। अब बॉडी से वेस्ट पार्ट का बाहर निकलना ये एक्सक्रिएशन प्रोसेस कहलाता है। अब ये एक्सक्रिएशन की पूछा जाता है व्हाट इज द एक्सक्रिएशन। रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रिएशन। ये पूछा भी ना जाए तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन होता क्या है। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। यूरिन इज ऑल्सो फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रिएशन इन एनिमल। यूरिन भी एनिमल में भी, ह्यूमन बीइंग में भी, सब में एक्सक्रिएशन का ही पार्ट है। डू यू नो व्हाट दैट द प्लांट ऑल्सो एक्सक्रिएट। अब प्लांट भी एक्सक्रिएट करते हैं। यू मे नोटिस प्लांट एक्सक्रिएट excess water and minerals in the form of small droplets on the leaves। आपने देखा होगा प्लांट और प्लांट के ऊपर जो है
कुछ एक्स्ट्रा पानी की ड्रॉप्स रहती हैं, ये एक्सेस ऑफ वाटर है। वाटर मिनरल्स जो ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स के अंदर होता है वो उसको लीव्स के ऊपर छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रासेस एंड रोज ऑल लिविंग बीइंग्स एक्सक्रिएट। अब ये ग्रासेस का एग्जांपल, ये ग्रासेस की पिक्चर आपको दिख भी रही होगी, इसके ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, ये एग्जाम्पल हैं कि ये एक्सक्रिएट कर रहे हैं। लेट अस लुक एट अनदर कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज योर रिएक्शन if you unexpectedly step on a sharp object such as an thorn? अब आपका क्या रिएक्शन होगा यदि आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट को पकड़ लें, जैसे कि आपने कांटे पकड़ लिए या फिर कुछ और चीज़ है। while walking without shoes, अब आप बिना शूज़ के चल रहे हैं। ऑन और योर एक्सीडेंटली टच अ हॉट कप और टी, आप बिना शूज़ के चल रहे हैं तो आप कांटों पे पैर रख दिया है या फिर आपने गलती से गर्म कप को या चाय को छू लिया है। स्टेपिंग ऑन अ थॉर्न एंड टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट आर स्टिमुलाई। अब कांटों पर चलना या फिर गर्म चीज़ को टच करना, ये स्टिमुलाई संवेदनाएं हैं। एनीथिंग और एनी इवेंट दैट प्रमोट लिविंग बींग्स और रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड अ स्टिमुलस। किसी भी चीज़ के लिए लिविंग बींग्स जब भी रिस्पॉन्स करते हैं या कोई झटका दिखाते हैं उसे स्टिमुलस कहते हैं। ये स्टिमुलस भी नोट डाउन कर लेंगे। लिस्ट 3 स्टिमुलस या एंड योर बॉडीज इंस्टेंस रिस्पॉन्स टू दैम। अब वो 3 स्टिमुलाई जिसके प्रति आपकी बॉडी जो है रिस्पॉन्स करती है, जैसे अचानक से कोई न्यूज़ सुनने के बाद की आवाज़ निकलती है, या फिर आपके पैर में अगर कोई घुटने में कुछ मार देता है तो एकदम से पीछे जाता है, या फिर गरम चीज़ को टच करके एक झटके से हाथ पीछे हटता है, या पिन का उंगली में चुभना और उसके बाद मुंह से आवाज़ निकलना, ये सब रिस्पॉन्स हैं, ये स्टिमुलस के ही रिस्पॉन्स हैं। आगे है डू ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। क्या प्लांट भी स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं? यस, प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। प्लांट भी संवेदना दिखाते हैं, दीपन दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टच मी नॉट, मिमोसा प्लांट होता है, छुई मुई का प्लांट होता है जो कि ये स्टिमुलाई दिखाता है। अगर छुई मुई के या टच मी नॉट प्लांट उसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसको हम छू लेते हैं तो उसकी लीव्स सारी फोल्ड हो जाती हैं। प्लांट फोल्ड देयर लीव्स व्हेन वी टच देम। यदि हम उसे छू लेते हैं तो उसकी सारी लीव्स फोल्ड हो जाती हैं। हैव यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ सर्टेन प्लांट फोल्ड देयर लीव्स आफ्टर सनसेट। अब कुछ ऐसे प्लांट देखे होंगे जो कि अपनी लीव्स को सिकोड़ लेते हैं, बंद कर लेते हैं जब सनसेट हो जाता है। स्पेसिफिकली द लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट फेसिंग ईच अदर टेंड टू कम टूगेदर। अब जो है ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि अपना फेस जो है वो टर्न कर लेते हैं एक दूसरे के लिए। अब ऐसा एक प्लांट है, जैसे सनफ्लावर देखा होगा आपने, जब सूरज निकलता है उसका फेस जो है सूरज की तरफ ही टर्न हो जाता है। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द स्लीपिंग लीव्स ऑफ आंवला। ये आंवला ट्री में भी देखा गया है। उनकी जो लीव्स होती हैं उनको स्लीपिंग लीव्स कहते हैं, क्योंकि जब सूरज निकलता है और सूरज निकलता है तो उनकी लीव्स खिल जाती हैं, और जब सूरज छिपने लगता है तो उनकी लीव्स जो हैं वो बंद होने लग जाती हैं। ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब हर एक लिविंग बींग जो है वो रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई के लिए। फाइंड अ फ्यू मोर प्लांट्स इन योर नेबरहुड विच फोल्ड देयर लीव्स आफ्टर सनसेट। कुछ ऐसे प्लांट्स देखो अपने आसपास जो कि सनसेट के टाइम पर अपनी लीव्स को मोड़ देते हैं। वाई डू द लीव्स ऑफ छुई मुई एंड आंवला प्लांट्स रिस्पॉन्ड इन दिस वे। इस तरह से आंवला प्लांट की लीव्स और छुई मुई प्लांट जो है वो उनकी लीव्स इस तरह से क्यों बिहेव करती हैं। विच स्टिमुलाई कुड बी एज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बिहेवियर। इस बिहेवियर के लिए कौन से स्टिमुलाई उनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हैव यू सीन यंग वंस ऑफ कैट्स, डॉग्स और अदर एनिमल। क्या आपने कभी कैट, डॉग या उनके छोटे छोटे बच्चे देखे हैं। लिस्ट यंग वंस ऑफ 5 डिफरेंट एनिमल। 5 अलग अलग एनिमल्स के उनके यंग वंस को देखो। हैव यू सीन यंग वंस ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग्स सच एज पेंसिल, चेयर और इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या आपने कभी नॉन लिविंग थिंग्स के यंग वंस देखे हैं, जैसे पेंसिल, चेयर या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब। इनके छोटे छोटे बच्चे कोई देखा है? नहीं देखे, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, और लिविंग है तो वो उनके छोटे छोटे
यंग वंस होते हैं, ठीक। ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस ऑफ वंस ओन काइंड। अब लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अपने ही जैसे दूसरे छोटे प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन बताया जाता है, पूछा भी जाता है कि रिप्रोडक्शन क्या प्रोसेस है, आप नोट डाउन कर लेंगे। व्हाई इट इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी, रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो उसके जैसा दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और फिर उसकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और उस प्रोडक्ट का नाम ही ख़त्म हो जाएगा। व्हेन अ लिविंग बीइंग इज नॉट एबल टू exhibited all about the mentions characteristic despite the availability of resources like food, air and water needed to being alive, it is said to be dead। जब लिविंग बीइंग जो है वो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि वो कोई भी लिविंग प्रोसेस को शो नहीं करता, ना फूड लेता है, ना एयर लेता है, ना उसे प्रॉपर मात्रा में वाटर मिलती है, तो उसे जिंदा नहीं कहते, वो जिंदा नहीं रहता, वो डेड हो जाता है। फॉर फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन वी कैन अंडरस्टैंड ऑल लिविंग बींग्स शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल ऑल लिविंग बींग्स शो मूवमेंट, दे नीड वो फूड एंड दे ग्रो। अब इस पूरे डिस्कशन से हमें ये पता चला है कि सभी लिविंग बींग्स के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे लिविंग बींग्स मूवमेंट दिखाते हैं, उन्हें खाना चाहिए और वो ग्रो करते हैं। दे ऑल्सो रेस्पायर, रिप्रोड्यूस, एक्सक्रिएट, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड इवेंचुअली डाई। और वो रेस्पायर भी होते हैं, वो सांस भी लेते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, एक्सक्रिएट भी करते हैं और स्टिमुलाई भी होते हैं, यानी उनकी सेंसेशन भी होता है, और बाद में वो उनका डाई भी होते हैं। एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज फीचर इंडिकेट दैट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। और इन सब जो ये फीचर्स नहीं दिखाते हैं तो इसका मतलब है वो नॉन लिविंग है। नाउ दैट यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई लिविंग बींग्स, फिल अप रिमेनिंग टू कॉलम इज फोर्थ एंड फिफ्थ इन टेबल 10.1 इज कम्प्लीटली द एक्टिविटी। अब आप इस बेस पर, ये आपने को पता चला कि नॉन लिविंग है या लिविंग है, इस बेस पर आप फोर्थ और फिफ्थ कॉलम को भर सकते हैं टेबल 10.1 में। इन विच कैटेगरी वुड यू प्लेस अ सीड, लिविंग और नॉन लिविंग, वाई। अब किस कैटेगरी में आप बीज को रखेंगे, लिविंग में या नॉन लिविंग में, क्यों। लेट्स एक्सप्लोर हाउ अ सीड इज जर्मिनेट टू अबाउट सम ऑफ दीज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इन द प्लांट। अब देखें कि सीड जो है वो कैसे जर्मिनेट करता है, क्या कंडीशन उसको चाहिए। एसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेटिंग ऑफ सीड, सीड को जर्मिनेट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए। हैव यू ऑब्जर्व अ सीड जर्मिनेटिंग, आपने सीड के जर्मिनेटिंग को कभी ऑब्जर्व किया है। यू माइट हैव wondered what condition are required for germination of a seed, सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या कंडीशन की जरूरत पड़ती है। what condition do you think are required for seed germination, जर्मिनेशन में क्या कंडीशन चाहिए। how will you investigate whether these condition have an effect on the germination of the seed, और आपने कभी इन्वेस्टिगेट किया है, कभी जानने की कोशिश की है कि क्या कंडीशन इफेक्ट करती हैं सीड के जर्मिनेशन पर। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे 10.2, जिसमें कि ये सब सीड के बारे में जानेंगे। इस एक्टिविटी है टेक 4 आइडेंटिकल पोट इन द फिल्ड विद द गार्डन सॉइल। अब 4 पोट लेने हैं जिसमें कि गार्डन से सॉइल लेनी है। सो 4 बीन्स सीड इन ईच पोट। नाउ कीप दीज पोट इन द फॉलोइंग कंडीशन फॉर 15 डेज। अब 4 पोट लेने हैं, 4 पोटों के अंदर गार्डन की मिट्टी लेनी है और इसे इस कंडीशन में 15 दिनों तक इसके अंदर बीन्स के सीड डाल देने हैं पोट के अंदर। अब इन्हें जो कंडीशन बताई जाएगी उसके अकॉर्डिंग 15 दिन तक रखना है। जैसे कि ए पोट है, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, यहाँ पर ये 4 पोट दिखाए गए हैं, ये 1 2 3 4 इनके नाम रख दिए हैं ABC। अब इन ABCD, अब इन पोर्ट में अकॉर्डिंग टू जैसे कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे। डू नॉट, पोर्ट ए में
डू नॉट वाटर द सॉइल, प्लेस दिस पोट इन डायरेक्ट सनलाइट। ए पोट के अंदर पानी नहीं डालना है, केवल सोयल डालनी है और इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देना है। अब बी पोट के लिए क्या कंडीशन है? बी पोट है added excess of water to the soil each such that water is always present above the soil. Keep adding water on the regular basis of water reduce, place this pot in the direct sunlight. अब बी पोट को में हमेशा पानी भर के रखना है, पानी जो है ऊपर की सरफेस तक आ जाना चाहिए और रेगुलर उसमें पानी डालते रहना है और इस पोट को भी डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। सी पोट को कीप soil in this pot sunlightly most by the adding a moderate amount of water on a regular basis and place this pot in the dark location. अब इसमें सॉइल में ऐसा पानी डालना है, मॉइस्चर रखना है और इसमें पानी रेगुलर डालते रहना है, लेकिन इसको हमें डार्क में रखना है, सनलाइट में नहीं रखना है। Pot D, maintain the soil in this pot slightly moist by the adding moderate amount of water on a regular basis and place this pot in a direct sunlight. D pot को सॉइल को मॉइस्चर रखना है, उसमें मॉडरेट पानी डालना है और इसको सनलाइट में रखना है। अब देखिए इसमें ये 4 पोट दिखाए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट पोट ए में बताया गया, इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, इसके अंदर पानी नहीं डालना है। ठीक, बी पोट के अंदर इसमें पानी जो है ऊपर तक भर के रखना है और इसमें पानी रेगुलर डालते रहना है, सनलाइट में रखना है, पानी इसमें बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। ठीक, सी पोट को आपको मॉइस्चर, सॉइल को मॉइस्चर रखना है, रेगुलर पानी डालते रखना है, लेकिन इसको डार्क में रखना है। और डी पोट जो है इसको रेगुलर मॉडरेट पानी डालना है और इसको सनलाइट में रखना है। ठीक, ये चारों पोट हैं। तो अब ये ऑब्जर्वेशन इसमें बतानी है, इसमें प्रेडिक्ट करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है। When a seed turn into a sprout is said to have a germinate, predict whether the seed in each pot will germinate. Record your prediction for each pot, kept under different condition in table 10.2. अब इसमें सीड जो है किस में स्प्राउट में चेंज होगा, किस में जर्मिनेट होगा, ये प्रेडिक्ट करना है और जर्मिनेट को दिखाना है। अपनी प्रेडिक्शन को अपने ऑब्जर्वेशन के साथ में मैच करके कंडीशन बतानी है। ठीक है, ये देखिए ये टेबल बनी हुई है, इसके अंदर ये है इफेक्ट ऑफ सर्टेन कंडीशन ऑफ द सीड जर्मिनेशन, पोट विद द बीन सीड, अवेलेबिलिटी ऑफ द एयर, सनलाइट एंड वाटर, और सीड जर्मिनेशन प्रेडिक्शन है, ऑब्जर्वेशन है और पॉसिबल रीजन फॉर ऑब्जर्वेशन, इसमें रीजन बताना है। देखिए सबसे पहले इनडायरेक्ट सनलाइट एंड विदाउट वाटर, इसके अंदर ना तो एयर होगी, एयर नहीं होगी, सनलाइट होगी इसमें डायरेक्ट लेकिन वाटर नहीं होगा। प्रिडिक्शन क्या है? प्रिडिक्शन ये होगी कि ये जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि जब इसको पानी ही नहीं मिलेगा तो ये कैसे जर्मिनेट करेगा। तो ऑब्जर्वेशन भी मे बी यही होगी और पॉसिबल रीज़न यही होगा कि ये इस किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए प्रॉपर सनलाइट, वाटर, एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे है इनडायरेक्ट सनलाइट एंड एक्सेस वाटर। इसे सनलाइट में रखना है तो एयर तो मिलेगी ही और सनलाइट भी मिलेगी और इससे वाटर भी मिलेगा, लेकिन इसमें एक्सेस ऑफ वाटर है, पानी बहुत ज़्यादा है तो बीज का जो सीड कोट होगा वो गल जाएगा, जिसकी वजह से जो है ये ग्रो नहीं कर पाएगा। ऑब्जर्वेशन भी यही होगी कि ये ग्रो नहीं कर पाएगा और रीज़न यही होगा कि इसका सीड कोट जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर है। इनकम्प्लीट डार्क एंड मॉइस्ट सॉइल, अब डार्क में होगा और मोस्ट सॉइल होगी तो इसको एयर नहीं मिलेगी और इसको सनलाइट भी नहीं मिलेगी, लेकिन पानी तो मिलेगा। तो इसका प्रेडिक्शन क्या होगा? ये ग्रो नहीं करेगा। ऑब्जर्वेशन भी यही होगी, ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए प्रॉपर सनलाइट, एयर, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अब फोर्थ है इनडायरेक्ट सनलाइट एंड मोस्ट सॉइल। अब इसको एयर भी मिलेगी, सनलाइट भी मिलेगी, वाटर भी मिलेगा। प्रेडिक्शन ये होगी कि ये ग्रो कर जाएगा क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में इसको जो है सनलाइट, एयर, वाटर मिलेगा। यही है इसका ऑब्जर्वेशन और करेक्ट आंसर भी यही होगा क्योंकि इसे प्रॉपर मात्रा में एयर, वाटर एंड सनलाइट मिलेगी, जिसकी वजह से ये सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। रेगुलर ऑब्जर्व द पोट फॉर 7 to 10 days
टू चेक द स्टेटस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ द सीड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। अब रेगुलर बेसिस पर ऑब्जर्व करना है 7 से 8 दिन और चेक करना है कौन सा सीड जो है वो जर्मिनेट हो रहा है और उसे ऑब्जर्वेशन को 10.2 में लिखना है। कंपेयर प्रेडिक्शन विद योर ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन आपकी आ रही है उसको प्रेडिक्शन से कंपेयर करना है। डू यू थिंक सनलाइट इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ द सीड, क्या आपको लगता है कि सनलाइट बहुत ज़रूरी है सीड के जर्मिनेशन में? बिल्कुल ज़रूरी है। डू द सीड इज इन ऑल द पोर्ट्स रिसीव एयर वाटर एंड सनलाइट, क्या हर एक पोर्ट में प्लांट को एयर वाटर और सनलाइट मिल रही है? इज देयर एनी पोर्ट इन विच द एयर इज नॉट अवेलेबल टू द सीड, कोई ऐसा पोर्ट है जिसके अंदर एयर नहीं अवेलेबल है? इफ सो वाई इज इट नॉट अवेलेबल, क्यों ऐसा, क्यों नहीं ऐसा अवेलेबल क्यों नहीं है? वॉट हैपन टू द सीड इन द पॉट वेयर द वाटर इज प्रोवाइडेड इन एक्सेस, अब उसके साथ क्या होगा जिसमें पानी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला गया है? विच सीड रिसीव बोथ एयर एंड वाटर, कौन सा पोर्ट जो है वो एयर वाटर दोनों ले रहा है? आइडेंटिफाई द पोर्ट वेयर यू कैन नोटिस द जर्मिनेशन ऑफ द सीड, अब कौन से पोर्ट के अंदर आप नोटिस कर रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड? डू यू ऑब्जर्व डू योर ऑब्जर्वेशन मैच विद योर प्रेडिक्शन, क्या तुम्हारी ऑब्जर्वेशन प्रेडिक्शन से मैच है? राइट योर पॉसिबल रीजन इन फेवर ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2, पॉसिबल रीजन बताने हैं अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन स्टेट द कंडीशन विच फेवर सीड जर्मिनेशन, अब अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पर आपको ये बताना है सीड जर्मिनेशन में कौन सी कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन, कौन सी सीड जर्मिनेशन के लिए एसेंशियल है? एयर वाटर एंड सनलाइट, इनमें से क्या चीज़ जरूरी है? वैसे ये तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। कंपेयर द अवेलेबल कंडीशन इन ईच पोर्ट, हर एक पोर्ट की कंडीशन को कंपेयर करना है। जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड रिक्वायर द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर, जर्मिनेशन के लिए बीन सीड के जर्मिनेशन के लिए राइट अमाउंट में वाटर और एयर जरूरी है। वाई डू सीड रिक्वायर दिस कंडीशन फॉर जर्मिनेशन, ये कंडीशन क्यों चाहिए जर्मिनेशन के लिए? वाई डू यू थिंक दैट द एब्सेंस ऑफ वन और मोर ऑफ दीज द कंडीशन विल अफेक्ट सीड जर्मिनेशन, अब एक भी चीज़ की कमी जो है सीड की जर्मिनेशन को अफेक्ट करती है। लेट्स अंडरस्टैंड एंड हाउ दीज कंडीशन हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, अब अंडरस्टैंड समझते हैं कैसे ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करती है। द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैव बीन सीन इन एक्टिविटी 10.2, अब जितना भी इफेक्ट है वो 10.2 एक्टिविटी में दिखाया जाता है। वाटर, वाटर क्यों जरूरी है सीड के लिए? सीड रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन, वाटर अनेबल द सीड टू कैरी आउट द प्रोसेस नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ, पानी जो है वो जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर है क्योंकि सीड जो है वो ग्रोथ कैरी करता है, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड द सीड कोट, बाहर की जो कवरिंग होती है वो सीड कोट कहलाती है। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो बाहर की जो कवरिंग है वो सीड कोट कहलाती है, जो कि बहुत हार्ड होती है। ये बाहर की जो कवरिंग है ये सीड कोट है और ये बहुत हार्ड है। वाटर इज सॉफ्टन द सीड कोट एंड हेल्प द टीनी एम्ब्रियो इनसाइड टू डेवलप इनटू द प्लांट, अब ये जो पानी होता है पानी हेल्प करता है सीड कोट को सॉफ्ट करने में, जिससे कि अंदर से जो एम्ब्रियो होता है वो बाहर निकल जाता है सीड कोट को तोड़कर। ठीक, आगे है एयर एंड सॉइल, अब एयर और सॉइल जो है वो भी ज़रूरी है प्लांट के लिए। सीड नीड एयर फॉर जर्मिनेशन, सीड को एयर चाहिए जर्मिनेशन करने के लिए। दे यूज द एयर अवेलेबल इन द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, ये जो है एयर को सॉइल पार्टिकल्स के बीच में से लेते हैं। मोर ओवर द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स अलाउ रूट टू ग्रो इजीली, अब जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जितना भी स्पेस होता है उसमें एयर भरी हुई होती है जो कि रूट्स को हेल्प करती है ग्रो करने के लिए। लाइट और डार्क कंडीशन, वी हैव लर्न दैट for the bean seed presence of light is not essential for their germination, अब हम ये पढ़ेंगे कि बीन्स की जर्मिनेशन के लिए लाइट नहीं एसेंशियल है जर्मिनेशन के लिए। इन जनरल मोस्ट सीड डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन, सीड जो है वो ज़्यादातर मोस्ट सीड जो है उन्हें ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए जर्मिनेशन के लिए। बट आफ्टर जर्मिनेशन सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर ग्रोथ इन द सीडलिंग, और जर्मिनेशन के बाद उन्हें जो है सीडलिंग बनने में
पौध बनने में उन्हें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। आगे है सम सीड ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स लाइक कॉलेस एंड पेंटुना आर रिक्वायर द लाइट टू जर्मिनेट। कुछ सीड्स होते हैं फ्लावर के, जैसे कॉलेस का और पेंटुनिया का, इन्हें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। कवरिंग दीज सीड्स विद द सॉइल इनहेबिट्स देयर स्प्राउटिंग। इन्हें जो सीड्स होते हैं ये सॉइल्स में इनके स्प्राउटिंग में कन्वर्ट होते हैं। सीड्स जो फ्लावरिंग प्लांट लाइक ऑफ कैलेंडुला एंड जीनिया नीड्स अ डार्कनेस ऑफ जर्मिनेट। और जो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं फ्लावर के, जैसे क्लेनेडुला और जेनिया, इनको ये डार्क उसमें ही जर्मिनेट होते हैं। दीज सीड्स शुड नॉट कवर्ड विद अ सफिशिएंट सॉइल। इन्हें प्रॉपर सफिशिएंट सॉइल से कवर्ड किया जाता है। इन द चैप्टर माइंडफुल ईटिंग, अपने चैप्टर पढ़ा होगा माइंडफुल ईटिंग अ पाथ ऑफ हेल्दी बॉडी, वो पढ़ा था। उसके अंदर यू हैव लर्न ह्यूमन बीइंग नीड अ बैलेंस डाइट फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ। इंसान को बैलेंस डाइट चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। सिमिलरली प्लांट टू नीड अ फेवरेबल कंडीशन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी तरह प्लांट को भी अपनी फेवरेबल कंडीशन और न्यूट्रिशन चाहिए अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। व्हाट अदर कंडीशन डू यू थिंक वुड बी अफेक्ट द सीड जर्मिनेशन। और कौन सी ऐसी जो कंडीशन हैं वो अफेक्ट करती हैं सीड के जर्मिनेशन के लिए। इन एक्टिविटी 10.1 व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग विच मेड यू प्लेस प्लांट इन लिविंग बींग्स। अब एक्टिविटी 10.1 में क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो लिविंग बींग की प्लांट को लिविंग बींग के प्लेस पर बनाती हैं, यानी लिविंग बींग बनाती हैं। डू प्लांट शो द ग्रोथ इन एक्टिविटी 10.2। क्या प्लांट जो है 10.2 में ग्रोथ एक्टिविटी दिखाते हैं। आर देयर एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग दैट दीज प्लांट शो। क्या ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि प्लांट दिखाते हैं। Let's study another characteristic that can be seen clearly in the plant growth and movement। अब आगे की एक्टिविटी करते हैं जिसमें ये पता चलता है कि प्लांट जो है वो ग्रोथ करते हैं और मूवमेंट करते हैं। ग्रोथ एंड मूवमेंट इन द प्लांट। हाउ डू प्लांट रिस्पॉन्ड टू सनलाइट। प्लांट जो है वो सनलाइट के लिए कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। डज द सनलाइट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। सनलाइट जो है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट को इफेक्ट करती है, उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करती है। इन which direction would the root and shoot of a plant grow and move if the plant is placed inverted? How would you design an activity and find answer these question? अब कैसे जो है रूट और शूट अपने आप को मूव करती हैं अगर हम उन्हें उल्टा कर दें, और कैसे इस एक्टिविटी को डिज़ाइन करेंगे। सारे क्वेश्चन इस एक्टिविटी के अंदर आपको मिलेंगे। लेट्स डिज़ाइन। टेक some beans or gram seeds and allow them to germinate on a moist cloth or a moist tissue paper। अब कुछ बीन्स या फिर कुछ ग्राम सीड चने लेने हैं जिनको पहले गीले कपड़े में और गीले टिश्यू पेपर में थोड़ा सा जर्मिनेट कर लेना है। लेट देम जर्मिनेट अंटिल ईच ऑफ देम डेवलप इनटू अ सीडलिंग हैविंग अ स्मॉल रूट एंड अ स्मॉल शूट। अब पहले वो जर्मिनेट हो जाएं तो एक छोटे से रूट में या छोटे से शूट में, ठीक। नाउ टेक 3 ग्लास बीकर्स और टम्बलर एंड लेबल देम ABC। अब 3 ग्लास बीकर लेने हैं या फिर कांच के ग्लास लेने हैं और उनको ABC मेंशन कर देना है नाम। टेक 3 ग्लास प्लेट्स एंड अटैच द थिक blotting paper to one side of each plate using the thick soft cotton thread। 3 ग्लास की प्लेट लेनी है, उनके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर लगा देना है एक सॉफ्ट कॉटन के धागे से। फिक्स 1 सीडलिंग ऑफ ईच प्लेट यूजिंग द थिक सॉफ्ट कॉटन थ्रेड शोइंग इन फिगर 10.2 इंश्योरिंग दैट प्लांट नॉट डैमेज। अब सीडलिंग इस तरह से उस पर लगानी है, जो प्लेट है कांच की प्लेट उसके ऊपर इस तरह से लगानी है कि वो प्लांट डैमेज ना हो, और उसको कॉटन के धागे से बांध देना है। नाउ प्लेस अ 1 ग्लास प्लेट अपराइट विद द सीडलिंग attached into each of the beaker A and beaker C as shown in figure 10.2 and 10.2C। अब जो 2 ग्लास में A और C अलग अलग बीकर में रख देनी है। A को इस तरह से रखना है जैसे सीडलिंग दिखाई गई है ये A और C में, जैसे
ए और सी ये दिखाई गई है कि इनको सीधे सीधे रख देना है। और बी में क्या करना है, इन बीकर बी arrange the plate such that the shoot of the seedling is directed downward and the root is directed upward। अब इस तरह से रखना है बी में प्लेट को कि जो उसकी रूट पोर्शन है वो ऊपर की तरफ रहे और शूट पोर्शन है वो नीचे की तरफ रहे, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है ना, इसमें शूट पोर्शन नीचे की तरफ है और रूट पोर्शन ऊपर की तरफ है, इस तरह से रख देना है। पोर वाटर इनटू ऑल द 3 बीकर्स, तीनों बीकर्स में पानी डाल देना। इंश्योर द सीडलिंग इन ईच बीकर रिमेन अबाउ द वाटर लेवल। अब इस तरह से पानी डालना है कि जो सीडलिंग है वो पानी के लेवल में ऊपर की तरफ रहे। इन ईच केस लेट द बॉटम ऑफ द ब्लॉटिंग पेपर गेट कंप्लीटली वेट बाय सोकिंग इन द वाटर। अब इस तरह से कि बॉटम जो है वो ब्लॉटिंग पेपर का वो पूरी तरह से सोक कर ले ये, और जो सीडलिंग को मॉइस्चर कंप्लीटली मिलता रहे ब्लॉटिंग पेपर से, इस तरह से आपको पानी में भिगोना है। प्लेस बीकर ए एंड बी बीकर इन द सनलाइट शो इन द फिगर 10.2। ए और बी को सनलाइट में रख देना है। एंड पोजीशन ऑफ बीकर सी एज शोन इन फिगर 10.c। प्लेस Raise a cardboard box in such a way that the seedling get a light from a one direction only through the a small circular hole। अब C को इस तरह से कार्डबोर्ड बॉक्स में रखना है और इसके अंदर से एक छेद कर देना है, जैसे यहाँ पर किया हुआ है कि इसे केवल एक ही पोजीशन से ही सनलाइट मिलती रहे। अब होगा क्या, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा ये यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे कि बीकर ए को रखा हुआ है, ये सीधी पोजीशन में सनलाइट में रखा हुआ है, तो इसकी रूट और शूट, रूट ऊपर की तरफ, रूट नीचे की तरफ बढ़ेगी और शूट ऊपर की तरफ, यही प्रेडिक्शन होगा, यही इसका ऑब्जर्वेशन होगा। लेकिन बी डायरेक्शन में इसे उल्टा रखा हुआ है, तो इसकी शूट नीचे है और रूट ऊपर है, तो इसकी शूट जो है वो ऊपर, जो शूट है वो ऊपर की तरफ बैंड हो जाएगी और रूट जो है वो नीचे की तरफ बैंड हो जाएगी। यानी ऑब्जर्व करेंगे ये पानी की तरफ नीचे की तरफ, रूट जो है वो नीचे की तरफ जाएगी और शूट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। ओनली फॉर वन डायरेक्शन। अब केवल एक तरफ से इसका डायरेक्शन, सनलाइट जो आ रही है वो एक तरफ से आ रही है और सीधा की तरफ सीधा रखा हुआ है, तो इसमें जो होगा प्रिडिक्शन ये होगी कि ये ग्रो तो करेगा, लेकिन ये किधर की तरफ ग्रो करेगा, ये जिधर छेद से सनलाइट आ रही होगी ये टेढ़ा हो जाएगा, टिल्टेड हो जाएगा, उधर की तरफ ही बढ़ने लगेगा जिधर की तरफ से सनलाइट आएगी, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट बीकर ए एंड बी एंड सी? ऑब्जर्व ऑन योर ऑब्जर्वेशन। क्या ए बी सी जो है वो ऑब्जर्वेशन आएगी? डू योर प्रिडिक्शन मैच योर ऑब्जर्वेशन? क्या आपकी प्रिडिक्शन जो है ऑब्जर्वेशन से मैच करेगी? व्हाट डू यू कंक्लूडेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? इस एक्टिविटी से आपको क्या कंक्लूजन निकलता है? फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? व्हेन द प्लांट इज कीप्ड अपराइट द रूट ग्रो डाउनवर्ड एंड द शूट ग्रो अपवर्ड। जो वो सीधा रखा हुआ है प्लांट, जो ए प्लांट है वो सीधा रखा हुआ है, वो ऐसे ही बढ़ेगा, रूट उसकी नीचे की तरफ, शूट उसकी ऊपर की तरफ। और जो प्लांट, व्हेन द प्लांट इज कीप्ड inverted, the root band grow downward and also the shoot band grow upward। अब जो प्लांट उल्टा रखा हुआ है, जिसकी रूट ऊपर है शूट नीचे है, उसकी शूट जो है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी और रूट नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, जैसा कि अभी बताया था। व्हेन द प्लांट गेट्स सनलाइट ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन, जिसके ऊपर सनलाइट केवल एक डायरेक्शन से आ रही है, शूट ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट while the root continue to grow downward। इसकी जो शूट होगी वो टेढ़ी हो जाएगी, उधर की तरफ डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाएगी जिधर की तरफ से सनलाइट आ रही है, और रूट जो है वो कंटिन्यूसली सीधे नीचे की तरफ बढ़ती रहेगी। आफ्टर कंडक्टिंग द एक्टिविटी 10.3 वी कैन कंक्लूडेड दैट शूट ऑफ अ प्लांट ग्रो अपवर्ड एग्जिबिटिंग मूवमेंट टूवर्ड्स द सनलाइट बट द रूट प्लांट ग्रो डाउनवर्ड। अब इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि शूट जो है वो केवल सनलाइट की तरफ बढ़ेगी और रूट जो है हमेशा नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। आगे ये साइंटिस्ट के बारे में है। नो एज साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस was an Indian scientist who did some fascinating
एक्सपेरिमेंट विद द प्लांट। एक जगदीश चंद्र बोस हैं, ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत सारे प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किए हैं। ही बिल्ट अ मशीन कॉल्ड एज सिरेस्कोग्राफ टू रिकॉर्ड हाउ प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक लाइट। अब इन्होंने एक सिरेस्कोग्राफ एक मशीन बनाई है जिससे कि ये पता चलता है कि प्लांट जो है लाइट के प्रति, हीट के प्रति, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेविटी के प्रति कैसे संवेदनाएं दिखाते हैं। विद दिस मशीन ही कुड मेजर हाउ फास्ट प्लांट ग्रो। इस मशीन से ये भी पता चल सकता है कि प्लांट कितना फास्ट ग्रो करता है। ही ऑल्सो शोर दैट प्लांट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब इन्होंने ये भी बताया है, इस मशीन से भी ये शो किया जा सकता है कि प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के प्रति। अब लाइफ साइकिल है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग का लाइफ साइकिल होता है उसी तरह से प्लांट का भी लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, वी हैव लर्नड अबाउट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन एंड हाउ द प्लांट ग्रो एंड एग्जिबिटिंग मूवमेंट। अब हम कंडीशन भी पता है प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, कैसे प्लांट ग्रो करता है, कैसे उसके मूवमेंट होते हैं। लेट्स नाउ एक्सप्लोर द चेंजेस अ प्लांट अंडरगोज इन इट्स होल लाइफ। किस तरह से उसकी पूरी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो इस एक्टिविटी के अंदर हम पढ़ेंगे। क्या है एक्टिविटी? 10.4 है, प्लांट अ बीन सीड एंड प्रोवाइड द सुटेबल कंडीशन फॉर इट्स ग्रोथ। एक बीन सीड का प्लांट चाहिए, एक बीन प्लांट है, उसका सीड चाहिए, उसके लिए सुटेबल कंडीशन चाहिए जो ग्रोथ करने के लिए। ऑब्जर्व द रेगुलरली फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए उसकी रेगुलर मूवमेंट देखना है क्या क्या होता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.4 एंड व्हेन चेंज बिकम विजिबल। अब ऑब्जर्वेशन देखनी है अपनी 10.4 में और क्या उसके अंदर चेंजेस आने हैं ये सब देखने हैं। नोट द डेट व्हेन एनी चेंज इज ऑब्जर्व एंड द रिकॉर्ड योर आंसर क्वेश्चन। अब कोई भी चेंज आ रहा है वो आप अपनी डेट इसके अंदर डाल देंगे और उसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ चेंज टू ऑकर, कितना समय उसके चेंज के लिए लगता है। मेक स्केच ऑफ वेरियस चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व इन टेबल 10.4। अब जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो 10.4 में आप ऑब्जर्व करेंगे। आफ्टर हाउ मैनी डेज डज द फर्स्ट फ्लावर अपीयर, कितने दिनों बाद पहला एक फ्लावर निकलेगा ये ऑब्जर्व करेंगे। आफ्टर सम पार्ट ऑफ द फ्लावर हैव ड्राइड कैन यू सी एनी फर्दर ग्रोथ। अब कोई पार्ट जो है प्लांट का वो सूख गया है, क्या उसके अंदर कोई ग्रोथ होती है। विच स्ट्रक्चर डू द रिमेन पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू, कौन सा पार्ट जो है वो फ्लावर में डेवलप्ड होता है। कैन यू नोटिस अ पोड और अ फ्रूट विच सीड डेवलप फ्रॉम द फ्लावर। अब कौन से पोड के फ्रूट से सीड डेवलप्ड होते हैं, फ्लावर से डेवलप्ड होते हैं, किससे डेवलप होते हैं। व्हाट कैन टू द प्लांट आफ्टर द फ्रूट कंटेनिंग सीड और फॉर्म्ड। अब प्लांट के फ्रूट से सीड का फॉर्मेशन, ये सब हम इस इसके पार्ट में स्टडी करेंगे। चेंज द ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब किस डेट में इसके सीड हमने बो दिया, किस डेट में बोया वो आपको मेंशन करना है। अब स्केच क्या है कि हमने एक पोट में हमने सीड को बो दिया, फिर उसके बाद है फिर कुछ 3-4 दिन बाद ऑब्जर्व करेंगे, इसको पानी देंगे सीड को, तो हम ऑब्जर्व करेंगे जो सीड है उसकी सीड कोट फूल जाएगी थोड़ी सी, और उसके सीड कोट फूलने के बाद इसकी सीड कोट जो है वो टूटनी शुरू हो जाएगी। फिर 7-8 दिन बाद ऑब्जर्व करेंगे कि सीड कोट के अंदर से सीडलिंग निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको ये ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर मेंशन करना है। गो थ्रू द ऑब्जर्वेशन यू रिकॉर्ड रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द बीन प्लांट इन टेबल 10.4। अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जाओ और ग्रोथ देखो बीन प्लांट की। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व आफ्टर द फ्रूट आर फॉर्म्ड, क्या चेंजेस होंगे जब फ्रूट बन जाएगा। डज द प्लांट बिकम येलो एंड ड्राई इवन व्हेन यू कंटिन्यू वाटरिंग इट, जब आप उसे कंटिन्यू पानी दे रहे हैं क्या वो येलो हो रहा है। सो द सीड ऑब्टेन फ्रॉम योर बीन प्लांट। अब इस बीन प्लांट से बीज से बीन प्लांट बन रहा है। वॉच हाउ the seed give rise to new generation
बीन प्लांट, क्या नई जनरेशन बन रही है बीन प्लांट की। कंपेयर द स्केच दैट यू हैव ड्रॉन इन टेबल 10.4 फिगर 10.4 से। अब जो आपने स्केच बनाया है उससे 10.4 फिगर को कंपेयर करना। अ सीड ग्रो इनटू अ यंग प्लांट एंड मैच्योर अ प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट। द फ्रूट इन दिस केस इज पोड कंटेनिंग द सीड विच गिव राइज टू अ न्यू जनरेशन बीन प्लांट। एक सीड जो है वो यंग प्लांट में, यंग प्लांट से फिर मैच्योर प्लांट में, फिर फ्लावर और फिर फ्रूट, ये सब देता है। और फ्रूट जो है वो पोड का निकलता है, पोड के पोड से हम नए सीड्स लेते हैं, उससे हम नई जनरेशन का प्लांट बनाते हैं। द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम अ सीड टू अ प्लांट देन एंड टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अ सीड इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल। अब वो प्रोसेस जिसमें सीड से प्लांट, प्लांट से फ्लावर, फ्लावर से दूसरा सीड और सीड से नई जनरेशन बनता है, इस प्रोसेस को लाइफ साइकिल कहते हैं। अब यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। द एंटायर प्रोसेस वेयर द सीड प्लांट एंड देन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द सीड इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। व्हेन द प्लांट स्टॉप ग्रोइंग, जब प्लांट ग्रो करना बंद कर देता है, एक्टिविटी ऑफ लाइफ ग्रेजुअली कम टू एन एंड, जब उसकी लाइफ की एक्टिविटी खत्म हो जाती है। इवन आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेसेसरी कंडीशन, जबकि पूरी उसे कंडीशन दी जा रही है, द प्लांट कंसीडर टू बी डेथ, और प्लांट उस समय डेड हो जाता है, पूरी तरह से येलो हो जाता है। देखिए ये जो है ये डायग्राम है पूरा प्लांट का साइकिल का। देखिए यहाँ पर एक सीड है, सीड को जर्मिनेट किया, सीड और बोग दिया, ये सीडलिंग है पोड प्लांट का, उससे एक प्लांट बना, प्लांट से इस पे फ्लावर्स आए, फ्लावर से फूड बना पोड का, पोड से पोड लिया, पोड से फिर सीड, सीड से फिर सीडलिंग, ये एक पूरा लाइफ साइकिल है। और ये जो पोड बन गया इसके बाद जो प्लांट है ये सूखना शुरू हो गया, यानी ये डेथ हो गई। ये एक पूरा लाइफ साइकिल है प्लांट का। इसी तरह से एक एनिमल का भी लाइफ साइकिल होता है। Life cycle of animal, we have learned about the life cycle of plant. We have seen that a plant goes through many changes in life cycle. Have you ever observed how the animal grow over time? Draw the sketch of their young ones and the name them. अब प्लांट का हमने लाइफ साइकिल पढ़ा, कैसे उसके अंदर अलग अलग चेंजेस होते हैं, बहुत लाइफ के अंदर बहुत अलग अलग चेंजेस वो शो करता है। इसी तरह से एनिमल का लाइफ साइकिल भी होता है, वो भी अलग अलग चेंजेस को दिखाता है। अब एनिमल के यंग वंस के नाम लिखने हैं और उसी के ही लाइफ साइकिल को आपको ड्रॉ करना है। आगे है लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। मॉस्किटो का लाइफ साइकिल है, मॉस्किटो बजिंग अराउंड इन कॉमन एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। मॉस्किटोज हमारे कान पर भी मिलाते रहते हैं, सभी को एक्सपीरियंस है मॉस्किटोज का। फीमेल मॉस्किटोज आर blood sucking insect that transmit several disease like malaria, dengue, chikungunya। अब फीमेल मॉस्किटो जो होता है वो हमारा खून चूसते हैं और वो अलग अलग बीमारी देते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। यू माइट हैव लर्न फ्रॉम न्यूज़पेपर, स्कूल नोटिस बोर्ड, अवेयरनेस कैंपेनिंग दैट मॉस्किटो ब्रीडिंग शुड बी प्रिवेंटेड। अब आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में, नोटिस बोर्ड पर या फिर कोई कैंपेनिंग वगैरह देखी होंगी, उसमें पढ़ा भी होगा कि मॉस्किटो को अपने आसपास ना पैदा होने दें। वी आर एडवाइज नॉट टू अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट एनीवेयर इन आवर सराउंडिंग। ये एडवाइस भी हमने पढ़ी भी है, देखी भी है कि हमें अपने आसपास पानी नहीं इकट्ठा होना देना चाहिए। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। डज स्टैग्नेट वाटर हैव एनी रिलेशन विद द मॉस्किटो लाइंग एग्स, क्या इकट्ठा हुआ पानी कोई ऐसा सिंबल दिखाता है या कोई ऐसा कनेक्शन है कि इसमें मॉस्किटो के अंडे पैदा होते हैं। कंडक्ट अ सेफ्टी एडिट इन योर स्कूल, एक सेफ्टी एडिट है तुम्हारे स्कूल में, और एट योर होम टू सराउंडिंग टू चेक फॉर स्टैग्नेट वाटर अवेलेबल। कैरी अ हैंडलेस और ऑब्जर्व एनी स्मॉल क्रिएचर। आप कहीं इकट्ठा हुआ पानी है उसके अंदर कुछ स्मॉल, उसमें लेंस से आप देखो कुछ स्मॉल क्रिएचर वगैरह नजर आएंगे। सम कॉमन प्लेसेस वेयर स्टैग्नेट वाटर इज लाइकली गैदर आर डेजर्ट कूलर्स एंड प्लांटेड पोट्स, एनी ओपन कंटेनर। आप कोई ऐसी चीज़ ले लो, कोई पोट ले लो या कोई कूलर का अंदर का पार्ट ले लो, उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जहाँ पर, उसके अंदर देखो कुछ ना कुछ आपको नज़र आएगा, छोटे छोटे स्मॉल क्रिएचर्स या छोटे छोटे पार्ट्स नज़र आएंगे।
आप माइक्रोस्कोप से लेंस से भी देख सकते हैं। यू मे फाइंड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म लाइक क्रिएचर, उसके अंदर अलग-अलग 2 तरह के क्रिएचर नज़र आएँगे। दे आर लार्वा एंड प्यूपा, वो है लार्वा और प्यूपा। 2 डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मॉस्किटो, ये मॉस्किटो की 2 अलग लाइफ हैं, अलग लाइफ की स्टेजेस हैं। इन केस यू ऑब्जर्व लार्वा एंड प्यूपा, रिपोर्ट टू योर टीचर। अगर आप लार्वा प्यूपा देखते हैं तो अपनी टीचर को बताइए। डिस्कस विद द टीचर एंड क्लासमेट अबाउट द नेसेसरी मेजर्स वन कैन टेक टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। अब अपनी क्लास टीचर से, क्लासमेट से डिस्कस कीजिए किस तरह से जो मॉस्किटोज हैं वो ब्रीड करते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द शेप ऑफ लार्वा एंड प्यूपा, क्या डिफरेंस आपको पता चलता है लार्वा और प्यूपा की शेप्स में। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, ये इसमें ये लार्वा लंबे लंबे हैं, प्यूपा ये इस टाइप के हैं गोल गोल। ये डिफरेंस स्टेजेस ये इकट्ठे पानी में यहाँ पर इस फिगर में शो किया गया है। मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा ऑब्जर्व इन वाटर बॉडीज रिपीटेडली कम टू द वाटर सरफेस। मॉस्किटो के लार्वा और प्यूपा ऑब्जर्व करेंगे, वो वाटर बॉडीज के ऊपर की सतह पर आ जाते हैं। व्हाट कैन बी एज रीजन फॉर दिस, इसका रीजन क्या है। मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा लिव इन वाटर एंड रिक्वायर एयर टू रिस्पायर। लार्वा और प्यूपा को वो पानी के अंदर रहते हैं, उनको एयर चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। दे मूव टू द सरफेस ऑफ द वाटर, इसी वजह से वो एयर लेने के लिए वाटर की सरफेस पर पहुंच जाते हैं। आई हैव सीन माई मदर इज स्प्रेइंग केरोसिन ऑयल ऑन द स्टेगनेट वाटर, व्हाई डज शी सो डू। मैंने अपनी मम्मी को देखा है केरोसिन ऑयल को इकट्ठे पानी में ये छिड़कते हुए, ऐसा क्यों करती हैं। केरोसिन ऑयल इज फॉर्म अ thin layer over the water surface. Is this layer separate water from air, does not allow the larva and pupa to inhale air, as result they die. अब जो केरोसिन ऑयल है वो पानी के ऊपर एक परत बना देता है जिससे कि लार्वा और प्यूपा को एयर नहीं मिल पाती सांस लेने के लिए, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। इसीलिए इकट्ठे पानी पर जो केरोसिन ऑयल छिड़का जाता है। लेट्स सॉल्व एज इंटरेस्टिंग पजल, एक इंटरेस्टिंग पजल है उसे सॉल्व करते हैं। हाउ विल यू डिसाइडेड विच स्टेज लार्वा प्यूपा कम्स इमीडिएटली आफ्टर द एग स्टेज। अब कौन सी स्टेज जो है वो एग स्टेज के तुरंत बाद आती है। सपोज यू आर गिवन अ कंटेनर विद अ वाटर फॉर्म अ पडल कंटेनर ऑफ लार्वा एंड प्यूपा। आप एक आपको कंटेनर दिया गया है पानी का जिसके अंदर जो है लार्वा प्यूपा है। डिजाइन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेज। अब एक एक्टिविटी बतानी है जिसके अंदर ये स्टेजेस जो है करेक्ट तरीके से बताई जाए। यू कैन टेक हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज डिजाइन बाय द अवधि टू क्रिएट योर ओन एक्टिविटी। तुम जो है ये एक्टिविटीज डिजाइन कर सकते हो अपने आप। हैव अ वाटर कंटेनर विद द मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा, एक कंटेनर लो जिसके अंदर लार्वा हो प्यूपा हो मॉस्किटो का। आई विल सेपरेट 4-5 लार्वा एंड प्यूपा इनटू 2 सेपरेट कंटेनर विद द सेम वाटर। इस पानी में से मैं 2-3 लार्वा और 4-5 लार्वा अलग कंटेनर में रख ले रही हूँ पानी के साथ। आई विल ऑब्जर्व दैम एवरी डे अंटिल आई सी दैम चेंजिंग द नेक्स्ट स्टेज। मैं इन्हें ऑब्जर्व करूँगी रोज और मैं इनकी नेक्स्ट स्टेज चेंज होने तक ऑब्जर्व करेंगे। ये अवधि कह रही है, सारी जो बातें हैं ये अवधि कह रही है कि मैं ये सब ऑब्जर्व करूंगी कि इनकी नेक्स्ट स्टेज कैसे चेंज होती है। इफ़ द लार्वा चेंज इनटू द प्यूपा इट वुड मीन्स दैट द लार्वा स्टेज कम्स बिफोर द प्यूपा स्टेज और वाइस वर्सा। अब इस तरह से अगर लार्वा स्टेज प्यूपा में चेंज होती है देखती रहूंगी किस में जो है मॉस्किटो पहले बनेंगे। ठीक, These observation will help us to learn the correct sequence of growth. हाँ, ये ऑब्जर्वेशन हमें ये बताएगी कौन सी सीक्वेंस है सही। नाउ सपोज यू आर गिवन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर फ्रॉम अ पडल्ट विच कंटेन लार्वा एंड प्यूपा। अब तुम सपोज करो एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है जिसके अंदर लार्वा प्यूपा है। विदाउट सेपरेटिंग देम फ्रॉम द कंटेनर, इसे कंटेनर से अलग मत करो। हाउ वुड यू डिजाइन एन एक्टिविटी टू डिसाइड विच स्टेज आउट ऑफ द टू गिव वे टू द नेक्स्ट। अब क्या डिसाइड करेगी कि इसमें से अगली स्टेज कौन सी होगी। ये देखिए ये स्टेजेस है। एग के बाद बना लार्वा स्टेज, लार्वा स्टेज के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद मॉस्किटो। ये स्टेजेस इसमें दिखाई गई हैं। तो
लेट्स लर्न मोर अबाउट दीज स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। हम बहुत अब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे मॉस्किटो का। मॉस्किटो पासिस थ्रू द 4 स्टेज इन देयर लाइफ, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। 4 स्टेज पास करता है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। द एडल्ट मॉस्किटो एज emerge from the pupa, rest briefly in the surface of water, then flies away। जो एडल्ट मॉस्किटो है वो प्यूपा से इमर्ज होता है, सरफेस प्यूपा के बाद मॉस्किटो में बदल जाता है और फिर वो वाटर सरफेस से उड़ जाता है। द एडल्ट मॉस्किटो में सर्वाइव 10 to 15 डेज। जो एडल्ट मॉस्किटो होता है वो 10 से 15 दिन ही जीवित रहता है। वी हैव सीन दैट मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ एज एन एग एंड एग डेवलप इनटू द लार्वा। हम देखते हैं मॉस्किटो जो है वो एग में पहले एग देता है, एग से लार्वा में डेवलप होता है, लार्वा जो है वो प्यूपा में ग्रो होता है, प्यूपा जो है ट्रांसफर हो जाता है मॉस्किटो में। द एडल्ट फीमेल मॉस्किटो ले एग डायरेक्टली ऑन द नियर वाटर एंड साइकिल कंटिन्यू। अब जो है फीमेल मॉस्किटो होती है वो एग जो है डायरेक्टली पानी के पास ही या पानी के ऊपर देती है और इसी के साथ ही उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। सिग्निफिकेंट चेंजेस ओकर इन द अपीयरेंस, बॉडी शेप्स एंड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस्किटो। कुछ देखने लायक इनके अंदर चेंजेस आते हैं जो कि लाइफ साइकिल मॉस्किटो के लाइफ साइकिल में पता चलता है। द शेप ऑफ द एग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लार्वा। जो लार्वा की शेप होती है वो थोड़ी एग से अलग होती है। लार्वा अपीयर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्यूपा। लार्वा प्यूपा से अलग होता है। द प्यूपा अपीयर्स वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट मॉस्किटो। और प्यूपा जो है पूरी तरह से एडल्ट मॉस्किटो से अलग होता है। इट इज़ इजी टू इमेजिन दैट अ मॉस्किटो इमर्ज इन फ्रॉम द लार्वा। अब ये आसान हो जाता है कि मॉस्किटो जो है वो लार्वा से बना हुआ है। द सिल्क मोथ ऑल्सो पासिस थ्रू 4 लाइफ स्टेजेस। सिल्क मोथ भी 4 लाइफ स्टेजेस पास करता है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। एंड एग हैच इनटू द लार्वा विच कैन ग्रो इनटू साइज। एग जो है वो लार्वा में बदलता है जो कि साइज में बड़ा होता है। लार्वा स्क्रैच थ्रेड लाइक मटेरियल। लार्वा जो है वो थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, धागे वो अपने ऊपर लपेट के रखता है। विच दे रैप अराउंड देम सेल्फ, उसके ऊपर होते हैं, जो चेंजिंग हो जाता है प्यूपा में। एंड दीज आर फाइबर दैट यूज टू मेक सिल्क फाइबर इन इंडिया। और ये जो प्यूपा के ऊपर जो धागे की तरह जो प्यूपा में बदल जाता है और ये धागे की तरह की स्ट्रक्चर ही ली जाती है जिससे सिल्क बनता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन and has set up several center for silk production। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन होता है जो कि सिल्क प्रोडक्शन के लिए सेंटर है जिससे सिल्क बहुत अधिक मात्रा में ली जाती है। लेट्स आगे है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, लेट्स एनालिसिस। of the end, Ayush are dressed up in a full sleeve shirt and full pant today. अवधि और आयुष फुल स्लीव्स के पैंट शर्ट पहने हुए हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग इमीडिएटली फॉर अ वीक। एक हफ्ते से रुक रुक कर बारिश हो रही है। दे आर गोइंग आउट विद देयर क्लासमेट्स फॉर एन एक्टिविटी। अपने क्लासमेट्स के साथ एक एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं। आफ्टर अ ब्रीफ वॉक लेड बाय देयर साइंस टीचर दे रीच अ सैलो पॉन्ड्स। अपने साइंस टीचर के साथ एक लंबी वॉक के बाद वो एक पॉन्ड्स के पास पहुंच जाते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय ट्री एंड टॉल ग्रासेस। ये बड़े बड़े घास और पेड़ों से घिरा हुआ है। द टीचर कॉशन दैम टू वॉच एवरीथिंग फ्रॉम डिस्टेंस। टीचर उन्हें प्रिकॉशन देती है कि इस हर चीज़ को दूर से देखेंगे विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। यू मे ऑल्सो गो टू अ स्मॉल वाटर बॉडीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन विद फैसिलिटेटर्स एंड एक्सप्लोर इट बाय टेकिंग ड्यू सेफ्टी प्रिकॉशन। आप पॉन्ड के पास जा सकते हैं रेनी सीजन में लेकिन कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन के बाद। यू मे नोटिस वाइट जेली लाइक सब्सटेंस ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर टुवर्ड्स द एज ऑफ द पॉन्ड। आप देखेंगे कि कुछ जेली लाइक का सब्सटेंस है जो कि पॉन्ड के ऊपर की तरफ एक परत बना रहा है। दिस मे बी ऑल्सो टू बी अटैच टू प्लांट ग्रो इन और अराउंड द वाटर। ये उससे भी अटैच है जो कि प्लांट इसके चारों तरफ उग रहे हैं, उस पर भी ये जेली सब्सटेंस
एंस इज एक्चुअली द क्लस्टर ऑफ द एग्स ऑफ फ्रॉग्स एंड इज नोन एज स्पॉन। ये जो जेली टाइप का सब्सटेंस है ये एक क्लस्टर है जिसमें बहुत सारा गुच्छे हैं एग के, उसके फ्रॉग के एग के, इसे स्पॉन कहते हैं। ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ द फ्रॉग शोन इन फिगर 10.7। हाउ विल यू डिसाइडेड द सीक्वेंस ऑफ गिवन स्टेज। अब ये फ्रॉग की जो स्टेजेस हैं, ये इसके जो फ्रॉग के लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं, अब इनको कैसे सीक्वेंस में लगाएंगे। ये ABCDEF में है। सम ऑफ द स्टेजेस शो डिस्टिंक्ट चेंजेस इन देयर इनिशियल एंड फाइनल शेप्स। कुछ इनकी शेप्स में चेंजेस है जो शुरुआत से लास्ट तक होते हैं। रिकॉर्ड दिस चेंजेस। इन चेंजेस को आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे कि ये दिखाया गया है ABCDEF और ये सारी स्टेजेस हैं इसमें। तो ए में ये क्लस्टर के रूप में है, बी में ये सेकंड नंबर पे आएगी एफ पोर्शन जो कि थोड़े थोड़े एग अलग हो गए हैं। सी में आएगा ये टेडपोल जो कि इसमें टेल फॉर्मेशन हुआ है। फिर डी में आ जाएगा ये जिसके अंदर थोड़े थोड़े ये पैर बनने लगे हैं। और फिर बी एक टेडपोल प्रॉपर बन जाएगा और लास्ट में आएगा ई एक प्रॉपर फ्रॉग का इन्वेंशन। ठीक है, या तो ये लास्ट में भी और फर्स्ट में भी इस तरह से ये लगा सकते हैं। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ए पर आएगा एक फ्रॉग जो कि ये है रिकॉर्ड करना है। जैसे कि ये दिखाया गया है ABCDEF और ये सारी स्टेजेस हैं इसमें। तो ए में ये क्लस्टर के रूप में है, बी में ये सेकंड नंबर पे आएगी एफ पोर्शन जो कि थोड़े थोड़े एग अलग हो गए हैं। सी में आएगा ये टेडपोल जो कि इसमें टेल फॉर्मेशन हुआ है। फिर डी में आ जाएगा ये जिसके अंदर थोड़े थोड़े ये पैर बनने लगे हैं। और फिर बी एक टेडपोल प्रॉपर बन जाएगा और लास्ट में आएगा ई एक प्रॉपर फ्रॉग का इन्वेंशन। ठीक है, या तो ये लास्ट में भी और फर्स्ट में भी इस तरह से ये लगा सकते हैं। ये आएगा ए क्लस्टर ऑफ फ्रॉग एग, बी पर आएगा एफ, बी पर आएगा एफ, बी पर आएगा आपका एफ। जो एक्स हैं वो थोड़े सेपरेट हो गए हैं। और सी पर आएगा सी और डी पर आएगा सी लेकिन उसके अंदर थोड़े से लेग्स बन गए हैं। और ई पर आएगा बी जो कि एक टेडपोल बन गया है। बी आएगा, ई पर आएगा बी जो एक टेडपोल बन गया है। और लास्ट में आएगा एफ पर आएगा ई जो एक प्रॉपर फ्रॉग का डेवलपमेंट हुआ है। ये इस तरह से सीक्वेंस आपकी बनेगी। आगे है सम ऑफ द स्टेजेस ऑफ हैव बीन क्लब्ड together. For example, stage A and F in figure 10.7 have been kept under the stage 1. A और F stage 1 में आएंगी. You will find 4 stages in the life cycle of the frog. Egg stage which progress to embryo stage जो कि एम्ब्रियो स्टेज में बदल जाएगी। द टेडपोल इसे टेडपोल स्टेज कहेंगे। कंसिस्टिंग ऑफ द अर्ली स्टेज विद द टेल नो लेग्स और इसमें जो है टेल बन जाएगी, लेग्स नहीं होंगी। द लेट स्टेज विद द हिंड्स लेग्स, इसमें आगे के हाथ बनने शुरू हो जाएंगे। द फ्रॉगलेट, इसे फ्रॉगलेट स्टेज कहते हैं। एंड उसके बाद बनेगी एडल्ट फ्रॉग स्टेज जो कि यहाँ पर दिखाई गई है। ये क्लस्टर में एग हैं जो अभी बताया था। फिर उसके बाद ये अलग अलग एग हो जाएंगे। फिर एक टेडपोल स्टेज टेल वाला, फिर टेडपोल के 2 लिम्स बन जाएंगे। फिर ये फ्रॉगलेट स्टेज और फिर प्रॉपर फ्रॉग। ठीक, ये इस तरह की इसकी पूरा लाइफ साइकिल है। डिस्कस इन द क्लास अलॉन्ग विथ फॉलोइंग पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के साथ क्लास में डिस्कस करना है। हाउ आर दीज एग्स ऑफ द फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्स दैट यू हैव मे सीन। ये जो एग हैं फ्रॉग के, ये किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं जो कि अब तक आपने देखे हैं। विच स्टेज हैज़ द शॉर्टर ड्यूरेशन, कौन सी स्टेज में सबसे कम समय लगा है
इज देयर अ चेंज इन द हैबिटेट ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग? क्या कोई हैबिटेट का अंतर, कोई जगह का कोई परिवर्तन हुआ है इसके लाइफ साइकिल में? फ्रॉग के लाइफ साइकिल में जो भी चेंजेस आए हैं, हाउ डू द स्पेशल फीचर्स सपोर्ट दीज स्टेज? ये स्टेज को कौन से स्पेशल फीचर सपोर्ट करेंगे? ऑब्जर्व फिगर 10.8, यू विल सी द टैडपोल डेवलप लेग्स बट स्टिल हैव टेल। अब 10.8 में आपने देखा होगा टैडपोल के लेग्स बन गए हैं लेकिन उसके टेल भी है। टेल्स हेल्प देम स्विम इन वाटर, टेल जो है उसकी हेल्प करती है उसे पानी में तैरने में। tadpoles grow gradually and start looking like a little frog called as froglet। अब tadpole थोड़ी जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है और फिर ये फ्रॉग की जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है, लेकिन इसके टेल भी होती है एक छोटी सी, इसे फ्रॉगलेट कहते हैं। दे स्टिल लिव इन वाटर बट बिगेन टू स्पेंड सम टाइम ऑन लैंड, ये अभी भी पानी में रहता है लेकिन कुछ समय वो जमीन पर बिता सकता है। दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड लॉस देयर टेल्स कम्प्लीटली, और धीरे धीरे बड़े होते हैं और अपनी पूंछ पूरी तरह से खो देते हैं, खत्म कर देते हैं। देयर लेग्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प देम जंप ऑन द लैंड। अब उनकी जो लेग्स होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि वो उन्हें हेल्प करने लगती हैं कि वो लैंड पर जंप कर सकें। दे बिकम फुली डेवलप्ड एडल्ट फ्रॉग हु लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। अब ये पूरी तरह से एक ऐसा फ्रॉग बन जाते हैं, एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं, और ये लैंड और वाटर दोनों पर ही रह सकते हैं। ठीक है, आगे है, डू यू थिंक दैट बर्ड इज ऑल्सो शो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल? क्या तुम्हें पता है कि बर्ड भी अलग अलग चेंजेस दिखाते हैं पूरे पूरे लाइफ साइकिल में? हाउ डज द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द प्लांट? कैसे एनिमल का लाइफ साइकिल प्लांट से अलग होता है? प्लांट में बीज डालते हैं, फिर उसके बाद एक पूरा प्लांट का डेवलपमेंट होता है। इसी तरह से एनिमल में भी पूरे एनिमल का एक छोटे जो एनिमल होते हैं, छोटे से एनिमल से बड़े एक बिग एनिमल का डेवलपमेंट होता है। प्लांट एंड एनिमल आर पार्ट ऑफ लिविंग वर्ड, प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो लिविंग वर्ड्स का पार्ट हैं। दे गो थ्रू द वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ्स, वो पूरी लाइफ में अलग अलग चेंजेस दिखाते हैं। वी हैव लर्न दैट अ टिनी पार्ट ग्रो एंड डेवलप इनटू अ बिग ट्री। हम देखते हैं एक छोटे से प्लांट से एक बड़ा ट्री बन जाता है। वी हैव ऑल्सो लर्न हाउ एनिमल ग्रो एंड चेंज फ्रॉम यंग वंस टू एडल्ट। अब देखते हैं कि कैसे एक एनिमल जो है वो एक एडल्ट में बदल जाता है। दिस जर्नी वेरीज फ्रॉम ईच एनिमल मेकिंग इज यूनिक एंड स्पेशल। ये जर्नी अलग अलग तरीके से अलग एक एनिमल से दूसरे एनिमल में स्पेशल बना देती है। वी हैव सीन प्यूपे चेंज इनटू द इंसेक्ट, हमने देखा है प्यूपे कैसे इंसेक्ट में चेंज हुआ है, टेडपोल कैसे फ्रॉग में चेंज हुआ है। सच चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव एंड द मेंटेन कंटिन्यूटी इन ऑफ देयर काइंड्स। ये जो चेंजेस एनिमल और प्लांट में आते हैं ये इनकी सर्वाइवल के लिए, जीवन के लिए और उनकी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैम विद देयर होम्स, हम इनकी अपने घरों में देखभाल भी करनी चाहिए। बाय नेचरिंग एंड प्रिजर्विंग देयर होम्स, उनके घर को बचा के रखना चाहिए। बी कंट्रीब्यूट देयर फ्लोरिशिंग लिविंग वर्ड्स, इस वजह से हम एक अच्छा लिविंग वर्ड बना सकते हैं। सो थैंक यू, इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर ऑल।